वेलकम फ्रेंड्स, अपने 100 वीडियोज़ की श्रृंखला में फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ भारत की संसद में और ब्रिटेन की संसद में रखा जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। बजट के दौरान लाया गया यह प्रस्ताव सबसे प्रमुख प्रस्तावों में से एक माना जाता है। तो आज हम इसके हर पहलू की मीमांसा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपसे कहता हूं कि यदि आप लगातार ऐसे वीडियोस मुझसे सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप एम कुमार एकेडमी के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक ये चीज़ें पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध वित्त से, फाइनेंस से, और सामान्यतः कटौती प्रस्ताव बजट के दौरान लाया जाता है। हम जानते हैं बजट के दौरान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वित्त मंत्री सरकार के सामने अनुदान की मांग रखता है और विभिन्न योजनाओं के लिए सदन से धन राशि की मांग की जाती है। इसके पीछे संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि जनता की प्रतिनिधि संसद है, संसद में भी लोकसभा जनता की वास्तविक प्रतिनिधि है क्योंकि उसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और चूंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन है, गवर्नमेंट बाय द पीपल है, इसीलिए लोकतंत्र में वित्त से संबंधित अंतिम नियंत्रण जनता के पास होना चाहिए। जनता के पास होने का मतलब कि जनता के प्रतिनिधि के पास होना चाहिए और जनता का प्रतिनिधि सदन लोकसभा है। तो इसीलिए यह एक वित्त से संबंधित प्रस्ताव है और यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में या प्रांतों में विधान परिषद में कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो पहली चीज है कि इसका संबंध वित्त से है। दूसरी बात कि यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धन राशि में कमी या कटौती की जाती है। तो जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि कटौती प्रस्ताव के द्वारा सदन, लोकसभा, सरकार जितनी राशि की मांग करती है किसी योजना के लिए, उस राशि में कमी या कटौती करती है। जैसे वित्त मंत्री यदि कहता है कि हमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि चाहिए, 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि चाहिए, मतलब एक राशि की मांग करता है कि हमें 50,000 करोड़ रुपए धनराशि की मांग चाहिए। अब यदि उसको कटौती करके 40,000 करोड़ कर दिया जाए तो जिस प्रस्ताव के द्वारा किया जाएगा उसे हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है और इसके प्रकार ही बहुत रोचक हैं, जानने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर किताबों में मित्रों इसके बारे में भ्रामक जानकारियां, इसके बारे में गलत जानकारियां हैं। एग्जाम में इससे सवाल बहुत आते हैं। कई बार 3 प्रकार होते हैं, मैच करने का होता है और ज्यादातर किताबों में चूंकि गलत सूचना है इसलिए पढ़कर भी गलतियां हो जाती हैं। तो आज यहां इसको बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से समझेंगे। प्रामाणिक मैं इसलिए दावा करता हूं क्योंकि संसद की नियमावली से ये चीजें वेरीफाई की गई हैं इस लेक्चर को तैयार करने के लिए। यह ध्यान रखना है कि संविधान में इस तरह के प्रस्तावों का जिक्र नहीं है। तो भारत के संविधान में कटौती प्रस्ताव जैसे किसी प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप में जिक्र नहीं है। अब आते हैं कि कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। पहला है नीतिगत कटौती, इंग्लिश में इसी को कहते हैं पॉलिसी कट। दूसरा है आर्थिक कटौती, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इकोनॉमी कट। और तीसरा है सांकेतिक कटौती और अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं टोकन कट। तो कटौती 3 प्रकार से की जा सकती है या कटौती प्रस्ताव के 3 रूप हैं: नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट, आर्थिक कटौती या इकोनॉमी कट और सांकेतिक कटौती या टोकन कट। तो आइए तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट। नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट क्या होती है? नीतिगत कटौती को दो चीजों के संदर्भ में समझना। पहली बात कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और नीतिगत कटौती का उद्देश्य सरकार की किसी नीति को अस्वीकृत करना है। तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा, सरकार की किसी नीति को अस्वीकृत करना है। और इसीलिए दूसरी बात जो जानने की है कि इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि, सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि को घटाकर 1 रुपया 1 रुपी कर दिया जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए इसको समझते हैं कि नीतिगत कटौती क्या है, पॉलिसी कट क्या है। नीतिगत कटौती सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी कटौती है और इसका उद्देश्य सरकार की किसी नीति या पॉलिसी को अस्वीकृत करना है, पॉलिसी को रिजेक्ट करना है। और इसीलिए इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में सरकार 25,000 करोड़ रुपए धनराशि की मांग करती है। अब कोई सदस्य ऐसा हो सकता है जो सर्व शिक्षा अभियान की नीति या सरकार की संपूर्ण नीति से असहमत है। वो मानता है कि नहीं, ये नीति ही बेकार है, बकवास है, ऐसी नीतियां देश के लिए हानिकारक है। तो यदि नीति से असहमति है, यदि नीति को अस्वीकृत करना है, तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य प्रस्ताव लाएगा कि अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि को घटाकर, यह शब्द यहां ध्यान में रखना है, को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। अब देखें कि सरकार को केवल 1 रुपया दो, सरकार को केवल 1 रुपया दो। और हम जानते हैं कि 1 रुपये में कोई भी योजना संचालित नहीं हो सकती। तो चूंकि इसका उद्देश्य नीति को अस्वीकृत करना है, तो इसीलिए यदि आपने ये कहा कि सरकार ने जितने रुपए, जो करोड़ों रुपए मांगे हैं, उसको घटाकर 1 रुपया कर दो, तो वह नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट है। भारत में, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र होता है जहां ये सब प्रस्ताव लाए जाते हैं। हम जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में निम्न सदन में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है। सरल शब्दों में बात की जाए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मंत्रिपरिषद है। इसीलिए सामान्यतः नीतिगत कटौती का प्रस्ताव पारित नहीं होता, यह पारित नहीं होता। लेकिन यदि हम ये मान लें कि किसी परिस्थिति में नीतिगत कटौती का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? यहां इस बात को लेकर बड़ा संशय है, बहुत विडंबना है, बहुत विचारों का वैभिन्न है, भ्रामक तथ्य फैले हुए हैं कि सरकार के लिए रिजाइन करना, मंत्रिपरिषद के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य है या नहीं। दोस्तों, यदि नीतिगत कटौती का प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं। ज्यादातर जगहों में बातें बताई जा रही है कि त्यागपत्र देना अनिवार्य है क्योंकि नीति अस्वीकृत हो गई। नहीं, त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। यद्यपि इससे यह प्रश्न अवश्य उपस्थित हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और इसीलिए यदि नीतिगत कटौती का प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी बनेगी कि वह प्रधानमंत्री से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहे। और विश्वास प्रस्ताव में यदि सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। या दूसरी चीज यह हो सकती कि यदि अविश्वास प्रस्ताव इसके आधार पर मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है लोकसभा में और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। नीतिगत कटौती का अस्वीकृत होना विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक आधार बन सकता है, लेकिन यह सरकार के त्यागपत्र का भारत में आधार नहीं बनेगा। ऐसी कोई कानूनी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। क्यों नहीं है? शायद इसके पीछे सोचिए कि सरकार का गिरना बहुत बड़ी बात है। हो सकता है
कि जिस दिन वह नीतिगत कटौती का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस दिन नीतिगत कटौती का प्रस्ताव लाते समय कोई व्हिप आदि जारी नहीं की गई, और हो सकता है कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के सांसद गलती से अनुपस्थित रह गए। तो इसीलिए एक मौका सरकार को दिया जाएगा कि भाई चलो, यदि भूलवश उस दिन ऐसा हो गया तो चलो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव में अपना बहुमत सिद्ध करो। तो नीतिगत कटौती सबसे बड़ा प्रस्ताव है और इसका व्यवहार में अर्थ सरकार की हार है, और इसीलिए यह स्वतः मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र या भंग होने की ओर नहीं जाएगा, लेकिन यह मंत्रिपरिषद के भंग होने की आधारशिला तैयार करेगा जब अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद समाप्त हो सकती है, यदि वास्तव में उसके पास बहुमत ना हो। तो हमने देखा सबसे बड़ा प्रस्ताव है नीतिगत प्रस्ताव, जो सामान्यतः पारित नहीं होता है। दूसरा प्रस्ताव है, दूसरा कटौती प्रस्ताव का रूप है मित्रों आर्थिक कटौती, इकोनॉमी कट। इसको भी दो चीजों के संदर्भ में समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले, नीतिगत कटौती का उद्देश्य सरकार को गिराना था, लेकिन आर्थिक कटौती का उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं है, नीति को अस्वीकृत करना नहीं है, बल्कि फिजूल खर्ची या जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत ज्यादा अतिव्ययता, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंस को रोकना है। और इसीलिए इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में से एक निर्धारित राशि कम कर दी जाए। अब देखिए, दोनों के लैंग्वेज में अंतर है। नीतिगत कटौती में कहेगा कि सरकार जो पैसे मांग रही है उसमें से 1 रुपया केवल दो, लेकिन इसमें एक निर्धारित राशि, एक पर्टिकुलर अमाउंट कम करने की बात की जाएगी, क्योंकि यहां नीति को अस्वीकार नहीं किया जा रहा, बल्कि यहां सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि इतने पैसे इस योजना के लिए जरूरी नहीं है, कम पैसे में भी यह योजना संचालित की जा सकती है। जैसे वही उदाहरण लें कि सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में 25,000 करोड़ रुपए धनराशि की मांग सदन में, लोकसभा में की गई। कोई मेंबर ऐसा है जो इस नीति से असहमत नहीं है, यदि नीति से असहमत है तो नीतिगत कटौती लाएगा, लेकिन वह इस नीति से असहमत नहीं है, बल्कि वह 25,000 करोड़ रुपए की राशि को बहुत ज्यादा मानता है। वो कहता है नहीं, सर्व शिक्षा अभियान सही है अपनी जगह, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए में इसे संचालित कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य दूसरी कटौती का प्रस्ताव लाएगा, जिसे हम कहते हैं आर्थिक कटौती। और आर्थिक कटौती में यह भाषा होगी, यह लैंग्वेज होगा कि 25,000 करोड़ रुपए की राशि को घटाकर 20,000, 15,000, जो भी वह उचित समझे मेंबर, कर दिया जाए। तो यह दूसरा कटौती है, आर्थिक कटौती। इसके द्वारा भी एक प्रकार से सरकार के बहुमत का परीक्षण होता है, और इस पर भी नीतिगत कटौती वाली बात लागू होती है। यदि आर्थिक कटौती का प्रस्ताव पारित हो गया, इसका मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। फिर भी स्वतः त्यागपत्र देना जरूरी नहीं है, इस चीज को आप अच्छे से समझें। यद्यपि यह विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। तो भारत में और ब्रिटेन में यह दूसरा भी पारित नहीं होता है व्यवहार में, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास बहुमत है। कटौती का तीसरा रूप है सांकेतिक कटौती, या जिसे हम कहते हैं टोकन कट। अब जैसा इसके नाम में ही है कि इसमें कुछ संकेत की बात है, तो देखते हैं यह क्या है। पहली बात कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य के आधार पर ही प्रस्ताव को सही तरीके से समझा जा सकता है। इसका उद्देश्य योजना के संदर्भ में किसी विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना या प्रकट करना है, किसी विशेष शिकायत को प्रकट करना। और इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में से 100 रुपये की राशि कम कर दी जाए। आइए इसे समझते हैं। सांकेतिक कटौती, जैसा इसके नाम में ही है कि इसका उद्देश्य सांकेतिक है, यह टोकन है, इसके द्वारा कोई ठोस कटौती नहीं होती है। फिर यह क्यों होती है? इसके उद्देश्य से पता चलता है कि सांकेतिक कटौती का उद्देश्य
किसी विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना है, किसी स्पेशल ग्रीवांस को दिखाना योजना के संदर्भ में। और इसीलिए इसमें यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार ने जो धनराशि मांगी है उसमें से, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड का अंतर, पहले मैं क्या कह रहा था नीतिगत में कि उसको घटाकर 1 रुपया कर दो, तो सारे पैसे रोक लो 1 रुपया दो, और इसमें उल्टी बात कही जा रही है, उसमें से 100 रुपया कर लो। इसका मतलब 25,000 करोड़ में सारे रुपये दे दो, केवल कितने रुपये रोक लो? 100 रुपये। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य नीति को अस्वीकृत करना नहीं है, इसका उद्देश्य धनराशि में भी कमी नहीं करना है, आर्थिक में नहीं है, इसका उद्देश्य टोकन है, विशेष है, इसका उद्देश्य विशेष शिकायत को प्रकट करना है। हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में 25,000 करोड़ रुपए अनुदान की मांग की जाती है। अब सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी योजना है जो कई सालों से चल रही है और देश के हर जिले में यह योजना चलाई जाती है। स्कूल आदि, मध्याह्न भोजन, वो सब चीजें इसके तहत हैं। यदि कोई ऐसा जिला है जिस जिले में जब यह योजना चलाई जा रही थी तो काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, अधिकारियों ने काफी मनमानी की, उस जिले के जो लोकसभा के सांसद थे वे अधिकारियों से मिले, उनसे अनुरोध किया कि श्रीमान काफी अनियमितता की शिकायत है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी। तो ऐसी स्थिति में सांसद के पास एक रास्ता बचता है कि अब उसकी एक विशेष शिकायत है, पर्टिकुलर ग्रीवांस है, उसको उस नीति से कोई परहेज नहीं है, नीति बहुत अच्छी है और उसको 25,000 करोड़ रुपए से भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम क्या है? अमुक जिले में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में होने वाला भ्रष्टाचार और अनियमितता। अब ध्यान रखें कि हमारे जो सांसद होते हैं वे जनप्रतिनिधि हैं, जनहित के रक्षक हैं, लेकिन डायरेक्टली उनके पास किसी जिलाधिकारी, किसी शिक्षा अधिकारी को पनिश करने की कोई पावर नहीं, जब तक कि वे बाहुबली ना हो, और बाहुबली हर सांसद नहीं है, तो डायरेक्ट लीगली पनिश करने की कोई पावर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह रास्ता उनके लिए कारगर हो। जब हर साल बजट के दौरान इस तरह की चीजें होंगी, तो जब बजट लाया जाएगा उस समय वह मेंबर कहेगा कि 100 रुपये कम कर दो सरकार की राशि। क्यों? क्योंकि वह योजना से असहमत नहीं है, वह आर्थिक कटौती भी नहीं चाहता, इसलिए कहेगा कि 100 रुपये उसमें से कम कर लो, बाकी दे दो, 100 रुपये रोक लो। और फिर कारण बताएगा क्योंकि अमुक जिले में जब यह योजना लागू की जा रही थी तो श्रीमान ए जो फला अधिकारी हैं, श्रीमान बी जो चिला अधिकारी हैं, इन्होंने भारी अनियमितता की, और इस तरह से एक विशेष शिकायत को इसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा। उसके बाद उस अधिकारी के खिलाफ हो सकता है इंक्वायरी बैठे, तो एक प्रकार से नियंत्रण करने का यह तरीका है। इसलिए इसको टोकन कट कहते हैं। टोकन कट का उद्देश्य विशेष शिकायत को प्रकट करना है, और इसके द्वारा इसीलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा मांगी गई धन राशि में से केवल 100 रुपये की राशि कम कर ली जाए। भारत में सबसे ज्यादा यही लाए जाते हैं, और ये कभी कभी पारित भी हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि यदि टोकन कट पारित हो जाए तो सरकार के लिए विश्वास मत लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी योजना पर कोई असर नहीं पड़ता है और सरकार के स्थायित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो कई बार इस तरह के प्रस्ताव पारित होने में सरकार भी योगदान दे देती है। अब मान लीजिए कि बंगाल में किसी जिले में इस तरह की बात हो, भाजपा का सांसद उस जिले की विशेष शिकायत को लोकसभा में उठाना चाहता है, तो भाजपा वाले भी कहेंगे हाँ उठाओ। देश के सामने एक ज्ञात होना चाहिए कि बंगाल में सर्व शिक्षा अभियान में अधिकारीगण किस प्रकार की अनियमितताएं कर रही हैं। तो भारत में यह लाया भी जाता है। कभी प्रश्न आए कि तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा लाया जाता है और पारित कौन सा हो सकता है या होने की संभावना होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो केवल थर्ड के ही पारित होने की संभावना होती है। तो यह हमने देखा दोस्तों 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव। जस्ट 1 मिनट में मैं समराइज कर दूं। नीतिगत कटौती, नीति को अस्वीकृत करना उद्देश्य है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार जितने पैसे मांग रही है वो सारे पैसे रोक लो, 1 रुपया केवल दो, घटाकर 1 रुपये कर दो। आर्थिक कटौती में आर्थिक रूप से फिजूल खर्ची को रोकने का प्रयास किया जाता है और एक निश्चित अमाउंट कट करने की बात होती है। और सांकेतिक कटौती में केवल एक विशेष शिकायत को अभिव्यक्त की जाती है, और इसीलिए इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सारे पैसे दे दो, केवल 100 रुपये की कटौती कर लो। तो ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों मैं फिर कहता हूं कि लाइक कीजिए,
बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरह लाता रहूं और ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं 100 वीडियोज़ की जो श्रृंखला मैंने लाने का प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा कर पाऊँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहें तो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, मंजेश सर, जहां पर आपको बहुत प्रकार के PDF आदि भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और स्वतंत्रता दिवस के सब लोगों को बधाइयाँ। जय हिंद।